नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि कक्षा 9th के जो विद्यार्थी है कक्षा 8 से अभी पास होके 9th में आ चुके हैं। तो उनके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9th के लिए जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी का, उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे हम पहला चैप्टर है वो लेके आए हैं जो कि भारत का आकार और स्थिति को लेकर है। तो साथियों, जैसा कि आपने कक्षा 8 में जब आप थे तब आपने जो प्यार बनाया था, उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे का वैसा प्यार फिलहाल क्लास 9th में भी आप मुझे ज़रूर देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए, अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है तो सभी पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इनकी जो अभ्यास पुस्तिका में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज शुभारंभ करते हैं आज की क्लास से अपन। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले हम बात करेंगे योग्य बातों के लेके कि जो हमें याद रखने के लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है चैप्टर के हिसाब से। भारत का आकार और स्थिति। सबसे पहले अगर हम जानें कि भारत का आकार, आकार का मतलब क्या हो गया कि आप खुद के हिसाब से देखिए, खुद का मतलब आपका आकार किस प्रकार का है, आपकी बॉडी की बनावट किस प्रकार की है, आप मोटे हैं, पतले हैं, या आपका शरीर बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट है। तो इसी के आधार पे हम उसका विवरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की जो आकार है, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर दक्षिण वगैरह। ठीक है, तो ये जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मोटा तौर पे समझ में आ चुका होगा कि आकार और स्थिति का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सबको पता है कि भारत इस प्रकार से अगर भारत की बात की जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से भारत है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत है वो किस स्थिति में है, यानी कि यहाँ पे कर्क रेखा है वो भारत के मध्य में से गुजरती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बता दूँ एक बार थोड़ा सा आपको। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये आपका ग्लोब हो गया। ग्लोब में दोस्तों यहाँ पे आपका कर्क रेखा है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है और यहाँ पे मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है, और ये कौन सी है, मकर रेखा है। तो भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत इस प्रकार से यहाँ पे पड़ता है इस तरह से। तो ये किस में आता है दोस्तों, आपका कर्क रेखा के अंदर में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया है, कर्क रेखा भारत के अक्षांश और देशांतर को दो भागों में बांटती है। कौन सी, तो 237 डिग्री यहाँ पे बताया गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप आगे जाके फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें वापस से ऐसे कैसे पढ़नी पड़ेगी। तो जो किताबें अभी आप 9th में, 8th में, 10th में पढ़ने वाले हैं, ये आपका लिए बहुत आधार स्तंभ है। यहाँ पे देखिए, भारत का जो अपन बात करें अक्षांशीय विस्तार हो चुका है, भारत का देशांतीय विस्तार आपको यहाँ पे दिया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल, तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल वर्तमान की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये पूरा क्षेत्रफल की बात हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें सबसे बड़ा जो स्टेट है, राज्य है, वो कौन सा है, तो वो कौन सा आपका राजस्थान ही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थार का मरुस्थल जिसको बोलते हैं अपन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां बड़ा स्थान है। मतलब पूरे अगर विश्व की बात करें तो भारत का कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वें नंबर पे आता है। भारत में 29 राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको करेक्शन ज़रूर करेंगे। ठीक है, पहले कितने थे, 29 थे, वर्तमान में कितने हो गए, 28। और केंद्र शासित प्रदेश है वो बढ़ गए आपके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को मानक यामोंतर माना जाता है। मतलब भारत का जो समय निर्धारित रेखा है, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। अगर मैं इस तरह से भारत की बात करूँ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से ये गुजरती है। ठीक है, ये रेखा जो क्या कहती है, इसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलेंगे अपन, ग्रीनविच रेखा। तो ये दोस्तों भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंगित करती है और यहीं से आपका जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या, भारत क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए, ये तो अफगानिस्तान हो गया, ये यहाँ पे पाकिस्तान लगा हुआ है। तो पाकिस्तान का जो कितनी जगह है वो यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की गई कि राजस्थान सबसे बड़ा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे राजस्थान कितना बड़ा है। देखिए यहाँ पे पूरा घेरता हुआ इस तरह से ये पूरा क्या है, राजस्थान का इलाका है। तो सबसे बड़ा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा की बात की जाए तो सबसे छोटा गोवा है। और गोवा देखिए, अरे यार एक मिनट कहाँ गए, गोवा देखिए यहाँ पे क्या है, ये रहा गोवा, ये रहा नीचे,
ये जो गुलाबी कलर में आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये क्या है, गोवा, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, अरे यार, हम पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिपुरा पढ़ेंगे, बांग्लादेश वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है कि भारत की उत्तर, यानी कि भारत का उत्तर कौन सा हो गया, ये तो आपको पता है, ये आपका क्या, सॉरी एक मिनट, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो उत्तर में दोस्तों क्या आता है, आपका कश्मीर आता है, कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक की जो दूरी बताई गई है ये वाली, वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए पश्चिम गुजरात से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक चौड़ाई, मतलब गुजरात, यहाँ आपके गुजरात पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, इस प्रकार से। तो ये जो चौड़ाई है ये बताई गई यहाँ पे 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी की बात की जाए तो कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। आगे देखेंगे अपन करक रेखा। करक रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में ऐसा का ऐसा जब आपका एग्ज़ाम लगेगा एसएसटी का, आपका जब टेस्ट लगेगा, द्वार्षिक परीक्षाएं, इनमें इस पर्सन जरूर बनता ही बनता है। करक रेखा दोस्तों 7 राज्यों से या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको दोस्तों अपन ऐसे एक ट्रिक भी बनाई हुई है, जो हम जैसे पढ़ते हैं ना तैयारी के लिए, तो वहाँ पे ट्रिक क्या बनाई गई है, राम जाके 6 बंगु मित्र, इस प्रकार से बनाई गई है। लेकिन आपको देखो ट्रिक याद नहीं करने हैं, फिलहाल आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो याद करना है। बाकी आप याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करना चाहते, कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, राम झा के 6 बंगु मित्र। तो यहाँ पे देखो राज से क्या आ जाएगा, राजस्थान, मैं से क्या आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, 6 से आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, राम झा के, ठीक है, इसके बाद 6 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ चुका है। तो इसके बाद बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ गया, फिर त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया। इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, राम झाए, ठीक है, तो झारखंड आ जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी कहलाती है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा आपका एग्जाम में बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है उसको क्या नाम देते हैं, उसको मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे द्वीप राष्ट्र है। तो द्वीप राष्ट्र है, आपने देखा होगा कि श्रीलंका इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। नीचे की बात करें तो इसको दोस्तों मोतियों का देश भी बोला जाता है, ठीक है, आंसू का देश भी बोला जाता है, टपकते आंसू का देश, सॉरी, टपकते आंसू का देश। इसके बाद देखिए स्वेज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत की जो समुद्र की दूरी है वो इतना किलोमीटर है, मतलब 7000 किलोमीटर कम हो गई है। किसकी वजह से, स्वेज नहर की वजह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोटे मोटे तौर पे हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए अपन जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए मेन मोटो ये रहता है कि हम आपको थोड़ा सा पार्ट का सार बता दें, क्या है, क्या पढ़ना है, किस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद हम फिर प्रश्नों पे आते हैं कि आपके प्रश्न है वो किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आइडिया नहीं होता कि किस तरह से हमें पढ़ना है और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन से प्रश्नों को हमें याद करना है। बस उसी की पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो 237 डिग्री उत्तरी अक्षांश या करक रेखा, हमने पहले ही बात की थी स्टार्टिंग में, जो पहली लाइन आपकी लिखी गई थी वो यही लाइन थी। और मैंने बताया था कि करक रेखा, जैसे कि मैंने ग्लोब्स करके बताया था इस प्रकार से, तो ये तो आपका भूमध्य रेखा, ये करक रेखा और ये मकर रेखा, और इस प्रकार से यह भारत की स्थिति है यहाँ पे, और ये इसके मध्य में से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी, देखिए ये आपका पूर्वी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे पूर्वी की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पे है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि किस नाम से जानी जाती है, तो ये पाक संधि, पाक जल संधि। दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आएगा ये पर्सन, कोई सा भी एग्जाम देख लेना आपका, अर्धवार्षिक, मिड टर्म, मतलब टेस्ट वगैरह, वार्षिक, 100%। यहाँ तक कि एसएससी जो एग्ज़ाम करवाते हैं, आपने सुना होगा एसएससी के एग्ज़ाम लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये पर्सन बहुत बार, अनगिनत बार पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो किताबें है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ कहाँ कहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए आरएस की तैयारी करते हैं आप, आईएएस की तैयारी करते हैं आप जैसे कि पटवारी की तैयारी करते हैं, पुलिस की, तो ये सारे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यदि आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे, तो यहाँ आप जाएंगे लक्षद्वीप से। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 84 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको ऐसे कैसे याद करनी है। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल हमने अभी अभी जाना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद हो गया।
तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ एक आध विद्यार्थी है जो कि कमेंट कर रहे थे कि 9th क्लास की क्लासें है वो कब से स्टार्ट होगी। तो साथियों हमने स्टार्ट कर दिया है, आगाज़ कर दिया है। बाकी जैसे जैसे हमारा सूटेबल टाइम है हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप निराश ना हो और साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। कैसा लगा पहला जो वीडियो था आपको, आज पहली क्लास थी, कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया नहीं आया, आप बता सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त होगी तो उस हिसाब से हम आगे भी कार्य करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अभी अभी हमने बात की 7वां स्थान है। ठीक है, भारत की मान्यता मानक जो रेखा है वो कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, अभी अभी हमने बात की। तो ये भी 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। इसके बाद देखिए विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है, तो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो 2.4% है वो भारत के पास विद्यमान है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 15,200 किलोमीटर है। अब इसको भी दोस्तों स्थल सीमा में दो भागों में बांटा जाता है, एक तो दोस्तों आपके तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें, और एक पूरी सीमा उनको बांटा जाता है। ठीक है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं अपन लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि दोस्तों आपने देखा कि भारत का जो नक्शा इस प्रकार से है, हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए मैं एक ऐसे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं गोला करके बता रहा हूँ, इस साइड में क्या पड़ जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सबसे पहले दोस्तों जो मानसून है, अभी आप देख रहे होंगे कि बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है। और अगर बात की जाए दक्षिण की भारत के बारे में, तो वहाँ पे बरसात हो भी रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन राजस्थान में तो आपको पता है सूखा रहता है, और काफ़ी टाइम बाद लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, मानसून आता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, सबसे पहले यहाँ पे जो मानसून है वो आपका स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर केरल के तट से होता हुआ आता है। आगे देखिए यहाँ पे भारत की मान्यता, ये तो उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से निकलती है ये रेखा। ठीक है, किसके मध्य से होकर गुजरती है ये पूछा गया है यहाँ पे, किस स्थान से। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किन दो राज्यों के नाम आपको लिखना है, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, कोई दो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, 100% आने वाला प्रश्न ये, भूमध्य सागर और लाल सागर। अब दोस्तों ये कहाँ पे है, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये अफ्रीका में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं आप, अफ्रीका में। अफ्रीका का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है, या थोड़ा सा मेरे को थोड़ा याद नहीं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर भूमध्य सागर है और लाल सागर आपका यहाँ पे पड़ता है इस तरह से, और भूमध्य सागर यहाँ पे पड़ता है, और इसके बाद इधर हिंद महासागर पड़ता है कहीं पे, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ से दोस्तों भारत की स्थिति है वो बताई गई है। तो ये अफ्रीका के जो स्थान है वहाँ से बताया गया है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित दो पड़ोसी देशों का नाम लिखना है। पूर्व मतलब इधर, तो इधर कौन कौन से पड़ते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर बिल्कुल सबसे ज़्यादा अगर भारत की जो सीमा है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के ऐसे दो राज्यों के नाम जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही तटीय सीमा है, मतलब वो मिडल हो गए, यानी कि जो बाहर किसी देश से भी नहीं मिल रहे, कोई तट से भी नहीं मिल रहे, तो बीच में है वो सारी चीज़ें। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये क्या है, बीच में पड़ते हैं, इसलिए इनमें कोई दो आप लिख सकते हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात अगर भारत को इस तरह से बनाएंगे तो अपन यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, राजस्थान के जस्ट नीचे है। आगे देखिए यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से गिरा है, तो वो है आपका त्रिपुरा। तो ये दोस्तों आपका जो अवशब्द आपके आने लग गए हैं आजकल, आपने देखा होगा पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान टाइप के और मिलान करने वाले, इस तरह से एक और फिर इधर भी दिया गया, इनको आपको मिलान करना होता है। तो इनमें ये प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद बात की गई है जो अलग है 3/5 अंकों वाले जो प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़े हैं। अभी अभी हमने बात की भारत का 7वां स्थान है, लेकिन भारत से पहले किसका है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, सोवियत संघ रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत आता है। अब देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है वैसा आप देख लीजिए, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कितनी है, लगभग 1.6 करोड़ है। अब देख लीजिए भारत से बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कर रखा है। अपने भारत में तो वैसा फर्स्ट सेकंड नंबर तो है, और फर्स्ट नंबर आने की भी होड़ पे लग रहे हैं दबादब। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे बेरोजगारी पनप रही है, इससे भूखमरी पनप रही है, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो ये सोचना चाहिए। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा है वो गुजरती है, नाम बताइए। अभी अभी हमने बात की रामजा के 6 भंगों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है,
झारखंड 6 मीटर मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी आपने याद की है और यहाँ पे सब लिखे गए हैं। भारत की तटीय रेखा कितनी लंबी है और इसके दो भागों को उल्लेखित आपको करना है। तो तटीय रेखा आप यहाँ पे देखेंगे, भारत की तटीय रेखा की लंबाई है वो 16.6 किलोमीटर है। बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद करती है। ये बंदरगाह भारत के लिए विदेशी व्यापार द्वार है। मतलब विदेश, अगर सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ भारत में आए, फ्रांस आए, डच आए, ठीक है, रूस से आए, तो ये सारे क्या थे, व्यापार के लिए आए थे। और व्यापार के लिए क्या है, बंदरगाह जो बनाए जाते हैं जहाँ से समुद्र के जहाज चलते हैं, उन्हीं को बंदरगाह बोला जाता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायक बनी इस उद्योग में हजारों मछुआरों को रोजगार मिला। मतलब मछलियों को पकड़ना, फिर उनको मार्केट में बेचना, इस प्रकार के जो रोजगार है वो समुद्र के तटीय जो बंदरगाह बने हुए वहाँ से किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटों का अंतर क्यों है। तो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया ये। इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। तो भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व तक है, जबकि भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। इस प्रकार विस्तार 30 के लगभग हो जाता है टोटल। अगर यहाँ पे गैप की बात की जाए तो 68 से लगभग 98 के आसपास। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है, यहाँ पे बता दूँ, 1 डिग्री को पार करने में कितनी लगती है, 4 मिनट, ठीक है। और 1 घंटे में लगती है 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में कितनी लगती है, 15 मिनट, ठीक है। आप ये चीज़ समझेंगे। मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ आपको, इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, इस तरह से 7 भागों में बांटा जाता है इसको, ठीक है। तो ये तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई। फिर यहाँ पे 0 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के आसपास हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ऐसे 30, फिर ये 45, 65, फिर यहाँ पे 75 वगैरह, फिर 90, इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। इसके बाद देखिए, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य 30 देशांतरों का अंतर है। कितने का है, 30 देशांतरों का। अभी अभी हमने बात की 30 देशांतर, क्यों, क्योंकि 2 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 15 है तो 2 घंटे में 30 हो गए, हुए नहीं हुए, अभी अभी हमने बात की है। तो यह अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटों के बराबर है, हुआ ना। अब 2 घंटों के बराबर है तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे के बराबर कितने हो रहे हैं, 15 मिनट। 30 मिनट 30 देशांतर, सीधी सी बात है, ठीक है। एक चलिए एक बार बता देता हूँ देशांतर अक्षांशन क्या होता है। ये क्या है, आपके अक्षांश है इस तरह से, और ये क्या है, आपके देशांतर। इस तरह की जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर को इंडिकेट करती है, और ये जो आरडी लाइनें से जो वर्त का निर्माण कर रही है इस तरह से, वो क्या है, आपकी अक्षांश है, ठीक है। समझ में आ गया। समूचे देश को व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है, अतः 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय बोला गया है। मतलब 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। समझ में आ गया। भारत के विभिन्न देशों के संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास बहुत सारा मार्केट है, तो वहाँ से आप आदान प्रदान अच्छे से कर लेंगे साधनों का, बस वही बात है। हमारे देश के आसपास जो पास में पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारा आदान प्रदान हुआ। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ कम है, अनाज कम है मान लो, तो हम कहाँ से मंगा लेंगे, पड़ोस वाले राज्य से, सॉरी पड़ोस वाले देश से मंगा लेंगे। इस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, हम हमारी है वो वहाँ पे भेज देंगे, उसको हम आयात निर्यात बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए क्या क्या है। उपनिषद, विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली, मसाले, मलमल आदि। सबसे ज़्यादा जो आदान प्रदान हुआ है दोस्तों वो किसका हुआ है, मसालों का हुआ है। किसका हुआ है, मसालों का। मसालों में काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, हरी मिर्च हो गया, ठीक है। ये मसाले हैं, सबसे ज़्यादा इनका निर्यात होता था। इसके बाद देखिए, विभिन्न देशों से भारत में आने वाली, अब बाहर से भारत में भी तो आएगी कुछ, तो वो क्या है, यूनानी स्थापत्य कला भारत में आई। पश्चिमी एशिया से वास्तुकला का प्रतीक मिनरों तथा गुबंदों का विचार भारत में आया, ठीक है। गुबंद के द्वारा जो बनाए गए थे हमारे, तो आपने देखा होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, और एक और मंदिर था शायद याद नहीं आ रहा मैं, गोपुरम करके उसके प्रवेश द्वार थे, आप पढ़ेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखे, तो ये चीज़ तो आप लिख ही देंगे दिशाओं के अनुसार। अभी अभी मैंने जो आपको भारत का नक्शा बताया था उससे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति का किस प्रकार से लाभ होता है। तो यहाँ पे ये दिए गए, हिंद महासागर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी नहीं है, ठीक है। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है।
इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। मतलब भारत है, इसके पास में यहाँ पे कोई जो महासागर है उसको क्या नाम दिया गया है, हिंद महासागर। ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ की बरसात होती है वो यहीं से होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभ्यास, जो प्रश्न है हमारे पाठ्य पुस्तक के, उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो हमने क्या पढ़ा था, रामजा के 6 बंगुमित्र, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा से नहीं गुजरती। बस यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी आ गए, अभी अभी हमने जो बातें की है उन सबका एग्जाम्पल आ गया। तो मैं इनको एक बार स्लाइड करता हूँ, ठीक है, आप खुद बताएंगे। मैं एक बार स्लाइड करता हूँ, हमने पूरी बातें पढ़ी है, अब आप इन प्रश्नों को देखेंगे आपके कितने सही हो रहे। आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें आइडिया लगेगा कि विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ चीज़ों को। यहाँ पे देखिए इनके आंसर भी दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिए गए हैं ना, तो बस आपको यहाँ पे आइडिया भी हो जाएगा, ये सब देखिए। अब यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन आपके आगे, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। अभी अभी हमने पढ़ा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो 30 देशांतर है वो ज़्यादा है, मतलब 30 मिनट का जो समय है वो ज़्यादा है। 15 मिनट में 1 डिग्री होता है और 30 मिनट में 2 डिग्री होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है सारी की सारी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ। अभी अभी पढ़ा कि रोज़गार के लिए यहाँ से जो गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है, इन सब के जो जगहें हैं वो यहाँ से गुजरती है। इसलिए अब मैं इतना बड़ा पढ़ूंगा तो थोड़ा सा देखो, आप समझ सकते हैं, दिक्कत होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मानचित्र कौशल यहाँ पे देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप को क्या बोलेंगे। ये सारी बातें अभी अभी हमने पढ़ी है, तो इनको क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं आसपास में उनका नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले ले, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है लगभग 4 बार तो आ ही चुका यार, हमने पढ़ा फिर पढ़ा फिर पढ़ा फिर एग्जाम्पल किया फिर प्रश्न उत्तर देखे, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले हैं, किसकी आपको तैयारी करनी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा उत्तर मिल गया। ये आप देखिए MCQ यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके आगे। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, ये देखिए जो अभी अभी हमने ऊपर देखा है, इन सबके आंसर यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी दिया गया है और वहाँ पे आपको मिल ही गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए, मैं स्लाइड करके बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो, सारी बातें हमने पढ़ रखी है, बस इनको एक बार यहाँ पे क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आज का पार्ट, जो कि था क्या, भारत है उसका आकार और स्थिति के बारे में। तो हमने पढ़ा भारत का आकार किस प्रकार का है, स्थितियाँ किस प्रकार से है, अक्षांश देशांतर जो रेखा हैं वो किस प्रकार से है, कर्क रेखा कहाँ पे है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कर्क रेखा के बारे में पढ़ा क्योंकि ये हमारे भारत से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आज का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। तो अपने दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्म करें, उनको भी इनवाइट करें पढ़ने के लिए। आपको पूरा कंटेंट है वो पूरा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।